ब्रेक के बाद खासकर में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सियासत की, राष्ट्रपति चुनाव की, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक के तहत विपक्ष को एकजुट करने की कवायद की। तो कहीं न कहीं विपक्ष जो है वो अपने आप को मजबूत करने की कोशिशों में लगा हुआ है। अब तक की जो हम डिबेट की उसमें हमने ये समझने की कोशिश की है कि क्या विपक्ष की भूमिका जिस तरीके से कम हुई है उसके लिए एक कांग्रेस का जो इनिशिएटिव है एक अच्छा सबक आगे आने वाले टाइम में हो सकता है, क्योंकि जो विपक्ष एकजुट नहीं है, विपक्ष को एकजुट किया जाना चाहिए ताकि सरकार जो है उसको घेरने की कोशिश करें। और लोकतंत्र वो ही सबसे ज्यादा मजबूत होता है जिसमें विपक्ष की भी मजबूत भूमिका होती है। तो आगे हम बढ़े उससे पहले मनीष जी आपके पास मैं आऊंगा। लगातार जिस तरीके की बात सामने है और देश में जिस तरीके का माहौल है और लगातार विपक्ष जो है वो आपकी पार्टी पे, आपकी सरकार पर निशाना लगातार लगा रही है, आपकी नीतियों को विफल करार दे रही है। तो कहीं कहीं जो नीतियों में जो विभेद की स्थिति है वो एक बहुत बड़ा कारण है। बात हम अगर किसानों की करें, मंदसौर में जिस तरीके के हालात पैदा हुए हैं या साउथ के किसानों को दिल्ली में डेरा डालकर अपनी मांगों के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। एक तरफ आप चुनाव होते हैं तो यूपी के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर देते हैं और दूसरी तरफ जब दूसरे स्टेट्स के किसान उन सारी चीजों को देख के खुद मांग करते हैं कि भाई वहां हुआ तो हमारे यहां पर भी कर्जा माफ होना चाहिए, तो अरुण जेटली जी का अलग ही एक फलसफा हो जाता है और वो जो है ठीकरा सीधे राज्य सरकार पर डाल देते हैं कि राज्य सरकार इन चीजों को तय करेंगी। तो आखिर ये जो विभेद की स्थिति है ये कहीं न कहीं एक परेशानी का सबब है और यही कारण है कि मंदसौर में जिस तरीके की घटना हुई है या और दूसरी जगह पर किसानों की जो हालात हैं और उसको लेकर वो जो एक तरफ आत्महत्या कर रहे हैं या दूसरी तरफ उनको आंदोलन की राह पकड़नी पड़ रही है, ये एक बड़ा मामला है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। नहीं दुर्गेश जी, ये तो सही बात है कि जो पर्टिकुलर स्टेट में कहीं प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी अलग तरह से होता है। यूपी में किसानों का कर्जा माफ किया तो सब किसानों के मन में आस जगती है कि हमारा भी कर्जा माफ हो जाएगा तो इसका लाभ मिलेगा। ये तो स्वाभाविक बात है, लेकिन जो नहीं, मैं यही कहना चाहता हूं तो वो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे बात है। और ऐसे ही जैसे महाराष्ट्र में पहले जो किसानों की 15 साल कांग्रेस का शासन रहा तो किसानों ने जो आत्महत्या की उसकी संख्या ज्यादा थी। मैं इस बारे में नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन अब ये बात सही है कि उसमें भी कमी आई है। और जनता पार्टी की सरकारों की तुलना करते हैं तो आपको आंकड़ा देना चाहिए। आंकड़ा आप दे दो ना, मैं खुद कह रहा हूँ 2.5 लाख किसानों ने आत्महत्या करी और आप 2.5 लाख किसानों ने आत्महत्या करी और 12,000 ने करी। अब मैं ये कह रहा हूँ इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुझे इस बारे में बात करते समय अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि किसान आत्महत्या कर रही है। मैं आपको कह रहा हूँ एक पर्टिकुलर आंदोलन के बारे में आपने अपना नीति बना ली, उसको कांग्रेस के पास बताने को यही बचा है। कांग्रेस ने क्या आंदोलन करे हैं आपने देखा है, लेकिन न तो उनको समर्थन मूल्य मिल रहा है। नेशनल हेराल्ड के मामले में ये सड़क पे आए और एक मिलान कोर्ट के फैसले पे सड़क पे आई। कांग्रेस 2 बार सड़क पे आई है। बाकी तो जो कहीं कुछ आंदोलन हो रहा है उसको अपनी जबान देने की कोशिश की जा रही है और उसका श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है। तो अल्टीमेटली इनकी ताकत खत्म हो चुकी है। लेकिन चूंकि अब ये बोलते रहेंगे इससे कुछ होगा नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2.5 लाख किसानों ने आत्महत्या करी। अब ये 12,000 बोल रहे हैं। दुर्गा जी आप बता दीजिए कि 2.5 लाख ज्यादा होते हैं कि 12,000 ज्यादा होते हैं। लेकिन मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ये दुर्भाग्यपूर्ण मैटर है। जहां तक आंदोलन की बात है, पूरे देश में इतने आंदोलन चलते हैं, उसमें एक लोकलाइज आस्पेक्ट पे क्या कारण हो गया है। आंकड़ों में ना जाए, आंकड़ों में ना जाए, आंकड़े वाकई भयावह है, लेकिन स्थिति जिस तरीके से किसान की है, कृषि प्रधान देश है और हमारा किसान जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा उसको आत्महत्या करनी पड़ रही है, आंदोलन करना पड़ रहा है अपनी जीविका के लिए, अपने जीवन को जब जीवन यापन करने के लिए उनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। तो कहीं कहीं अल्टीमेटली जब कोई राष्ट्रीय विषय है ही नहीं, बचा ही नहीं, तो यही करेंगे। जितनी योजनाएं बनी उन्हें कहते हमने बनाई थी, पहले ये कह रहे थे, अब उसमें ज्यादा अच्छा काम हो रहा है तो वैसे मना कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम डिजिटल क्रांति हम लेकर आए थे, अब उसमें डिजिटल क्रांति में बात हुई कि आपने केवल 358 किलोमीटर तो 13-14 में बात की है। और वो जो फाइबर आपने बनाया ऑप्टिकल फाइबर, उसके तहत जो भी कोई नेटवर्क बना वो 358 किलोमीटर का था। जब इन्होंने कहा डिजिटल हमला है, अब 2 लाख 4
2,40,000 किलोमीटर का काम हो रहा है, तब ये कह रहे हैं कि हमारी बनाई हुई नीति है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस इज बेसिकली कंफ्यूज, लेकिन उनका नाम बदलकर जो है आप अपने ऊपर जो है पीठ दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो जब उनकी बात बताई जाएगी हमेशा नया अचार लेके आया जाए। अब ये कैरी का अचार ही खाया जाता है, अगर कैर का अचार खाया जाता है तो कह रहे आप तो अलग तरह का अचार बनाइए, केले का बनाइए, क्या बात है। मैं कह रहा हूँ इतने बुद्धि बचपना बुद्धि हो चुकी है, आपने जिन बातें करी उसमें ज्यादा कवरेज करके दिखा दिया है, ज्यादा काम करके दिखा दिया है। अब अगर उससे ज्यादा काम कर दिया है तो आपको मानना चाहिए। वहां पर तो कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, और जब ये बात आती है तो कहते हैं कुछ नया नहीं किया। जब किसानों की आत्महत्या की बात आती है तो सुनने का मामला नहीं है। 2.5 लाख लोगों ने आत्महत्या करी महाराष्ट्र में, तो 10,000 लोग अब बता रहे हैं 12,000 लोगों ने आत्महत्या करी है। तो अल्टीमेटली आप किसी विषय पर तो ठहरिए, आंकड़ों में दोनों बातों में चिट भी मेरी और पट भी मेरी। तो अल्टीमेटली इसी बचकाने व्यवहार से जनता खिन्न हो गई और कांग्रेस से दूर हो गई है। बचकाना व्यवहार किसका है, किस तरीके से जनता को बरगलाया जा रहा है, वो धीरे धीरे आपकी कलई खुल रही है। चलिए सैनी साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। जिस तरीके की स्थितियां बन रही है देश में, हालात जिस तरीके के हैं, एक नई तरीके की स्थिति देखने को मिल रही। इतना ज्यादा आक्रोश जो है न तो जनता में होता था, न और समुदाय के लोगों में होता था, न किसानों में इस तरीके के स्थितियां देखी है। हाँ, लेकिन कहीं न कहीं सरकार काम करने की कोशिश कर रही, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस लाइन ऑफ एक्शन पर काम करना चाहिए क्या उसमें कहीं कमी है? क्या क्रियान्वयन में कहीं कमी है? आखिर सरकार जो है वो एक अच्छे तौर पर योजनाओं को लेकर भी आई है, लेकिन क्या ग्राउंड जो स्थिति है योजनाओं की, क्या वो शायद लाभार्थी को वहां तक लाभ नहीं पहुंच रहा है? क्या ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये आक्रोश बढ़ रहा है? देखिए दुर्गेश, कुल मिलाकर के हमारे देश के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज का सिस्टम था वो बड़ा डेमोक्रेटिक था। हर पार्टी अपने प्रोग्राम के उससे पहचानी जाती थी। ये अभी कुछ नया मॉडल जो मोदी जी के जमाने में भारतीय जनता पार्टी का बना है, ये मॉडल भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। भारतीय जनता पार्टी में वैसे ही डेमोक्रेटिक सारा सिलसिला था, नीचे से लेके ऊपर तक सारा संवाद के माध्यम से सारा सिलसिला होता था। लेकिन राजसत्ता हासिल करने के लिए जो होड़ पॉलिटिकल पार्टीज में होती है वो पॉलिटिकल पार्टीज के चरित्र को बदल देती है। मेरी समझ में ऐसा ही आता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना सब कुछ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को और अपने प्रधानमंत्री को सौंप दिया कि जो आप ठीक समझते हैं वो कीजिए, और बाकी जो डेमोक्रेटिक स्वर हैं उन स्वर को कोई सुनने का सिलसिला नहीं बना। मैं राजस्थान के संदर्भ में ही देख रहा हूं बहुत ठीक तरीके से कि घनश्याम तिवारी अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी के उस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी पहचानी जाती थी, तो उनको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग बोलने की मनस्थिति में होते थे वो लोग भी खामोश हो गए। ये तो एक चरित्र बन गया पॉलिटिकल पार्टी का जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं होता है। और यही वजह है कि देखिए जो लगातार प्रयास हो रहा था सन 52 से, जो हमारे यहाँ के एक जो अति राष्ट्रवादी पार्टियां अपने आप को स्थापित करने की चेष्टा कर रही थी, कभी नहीं हुई। और कुल मिलाकर के 3 जगह सब कुछ घनीभूत हो गया, मध्यम मार्गी पार्टी और वामपंथी पार्टियां और ये राष्ट्रवादी पार्टियां। तो राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में हम लोग देखते रहे जनसंघ पार्टी को, और मध्यम मार्गी पार्टी के रूप में हम लोग देखते रहे कांग्रेस पार्टी को, और वामपंथी के रूप में हमने सीपीआई सीपीएम को देखा। यही सारा सिलसिला रहा। लेकिन डेवलपमेंट का जो मॉडल मनमोहन सिंह जी ने 1993 में अडेप्ट किया, उस मॉडल के अंदर हालांकि प्रोटेक्शन था, जो पब्लिक सेक्टर की ड्यूटीज थी, जो लेमैन को कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज मिली हुई थी नागरिक को, उनको देने के लिए सारे रास्ते थे। लेकिन उसमें वो जो एक नया जिसको कहा था कि रिफॉर्म सुधार के नाम पर जो कुछ हुआ, वो मेरा ख्याल है कि इस देश के लिए उचित नहीं था। हालांकि चूंकि एक विश्व की ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कि सोवियत संघ ढह गया था और कुल मिलाकर के जो ये पूंजीवादी मुल्क हैं इनका ही दबदबा था। ऐसी स्थिति में शायद ये डेवलपमेंट का मॉडल लेना पड़ा होगा। लेकिन इसको मैं समझता था कि मोदी जी के आने के साथ में ये सब परिवर्तन होंगे, उनके पास में वो बहुमत आ गया जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रही है कि हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें लोगों को वो सब मिलेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। हुआ उनके बिल्कुल विपरीत। जहां मनमोहन सिंह जी के फ्लैगशिप योजनाएं गरीबों के लिए हित में थी, अटल जी की भी थी, लेकिन मोदी जी के जमाने में वो सिलसिला नहीं रहा। वो सारा सिलसिला बहुत अलग कॉर्पोरेट जगत के साथ में चला गया। उन्होंने जो इंस्टीट्यूशंस है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, उनके नाम भी बदल दिए। जहां पहले योजना
योजना आयोग हुआ करता था नीति आयोग, और नीति आयोग के कमान ऐसे लोगों को सौंप दी जिनके पास में भारतीय नागरिक के लिए सम्मान नहीं है, जो क्या कहते हैं, जिसको रियायत देने को या लोगों को मदद करने को जो लोग समझते हैं कि ये तो बड़ा आसान हो रहा है, ऐसे लोगों को देने के बाद में जो नतीजे आने थे वो आ गए। और यही वजह है कि आज पूरे मुल्क के अंदर उन सारे वादों पर जो मोदी जी ने आने से पहले घोषित किया था कि हम क्या क्या देंगे, उनको लेकर के लोग आवाज उठाते हैं। और जब आवाज उठाते हैं तो जो डेमोक्रेटिक मतलब जो मंत्रिमंडल के लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो कुछ स्वर ऊंचा करें उसके बजाय वो स्तुतिगार में लग जाते हैं। ये दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में मैं देख रहा हूं। वरना भारतीय जनता पार्टी मनीष से और इस पार्टी में अगर आवाज, उससे पहले भंडारी साहब आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके की सियासत हो रही है, विपक्ष कमजोर है, ये बिल्कुल साफ है, क्योंकि जो बहुमत और जो जनाधार मोदी साहब के पास है वो एक बड़ा मामला है। और शायद यही है कि इसीलिए जो विपक्ष लगातार तानाशाही का उनके ऊपर आरोप लगाता है। क्या लगता है आपको? हुआ नहीं है, ये पहली बार नहीं हुआ है। इनसे बड़ा जनमत और इनसे बड़ी ताकत तो मिसेस गांधी के रूप में हमने देखा है, राजीव गांधी के रूप में हमने देखा है। उस बहुमत के सामने इनका बहुमत कुछ भी नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का जो चरित्र बदला है वो अपने आप में तकलीफ दे, उसके बारे में आप इनसे पूछे कि वो क्यों बदला है। बिल्कुल, मैं उसी जगह पर आ रहा था। तो भंडारी साहब, क्या लगता है कि एक मजबूत विपक्ष की जरूरत आन पड़ी है और एक ये जो इनिशिएटिव कांग्रेस की तरफ से लेने की बात, एक सब कमेटी बनाई जाएगी और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत राष्ट्रपति चुनाव तो एक मुद्दा है, और उसके साथ साथ 2019 में जो लोकसभा चुनाव होने उसमें जाने के लिए विपक्ष एक मजबूत विपक्ष के तौर पर तैयारी की जा रही है। तो क्या लगता है कि सारी जो विपक्ष उसको एक नहीं होना चाहिए? नहीं, विपक्ष को तैयारी तो करनी पड़ेगी दुर्गेश जी, वो कुछ तो करेगी वो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप देखिए कि अगर उनके पास में नीतीश कुमार वहां उस बैठक में नहीं आते हैं, एआईडीएमके के कोई प्रतिनिधि वहां नहीं आते हैं, जब उनके पास वोट है, और जब उनके पास वोट है जिन लोगों के उसमें आए हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि भंडारी साहब प्रतिक्रिया देने के लिए उपस्थित नहीं है। तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति चुनाव की जो वोटों की काउंटिंग महत्वपूर्ण होती है वो भाजपा के पक्ष में है। और अभी नीतीश कुमार जी को पता है कि वो साफ सुथरे शासन के अगर विश्वासी है तो उनको मोदी जी से मिलने जाना पड़ेगा, सोनिया जी की पार्टी को अवॉइड करना पड़ेगा। और यही कारण है मैंने आपको कहा कि ये घटना बड़ी है। जनता पार्टी इसी प्रकार से एआईडीएमके को आप बहुत इग्नोर कर रहे हैं। तमिलनाडु में जिनकी सरकार है, जिनके पास वहां के वोट है, जिनके सांसद और राज्यसभा में और लोकसभा में बैठे हैं, तो उनको भी आपने इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भी वोटिंग कैपेसिटी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये शिवसेना पे डोरे डालें, चाहे ये कोई भी कोशिश करें, वो पूरी नाकाम हो रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो ये अतुलनीय तेजस्विता बढ़ रही है राजस्थान भारत में, उसके कारण से वो पार्टियां भी शांत होकर सोनिया जी के उस डिनर पार्टी में नहीं जाती है, क्योंकि उनको मालूम है कि देश की जनता क्या सोच रही है और ये जो इकट्ठे हो रहे हैं किसी कमरे में, उन लोगों के बारे में देश क्या राय रखता है। तो भ्रष्टाचारियों के रूप में इनकी पहचान हुई थी, साइकिल की पीछे सीट पर बैठे थे, 7 सीट आई, 7 ओनली, और बात खत्म हो गई। जो दलितों के मसीहा बनते थे, हाथियों की मूर्तियां लगाते थे, उनकी 19 रह गई, वो साफ हो गए। तो देश में नया फिनोमिना बनकर उभरा है कि जो जनता को आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा मनीष जी जो कह रहे हैं कि दिलाएगा चूल्हे के धुएं से। शेखावत साहब, प्रतिक्रिया चाहूंगा आपकी। देखिए दुर्गेश जी, मनीष जी ने जो भी बात कही है, आप ये देखिए कि किस तरीके से ये चुनाव इन्होंने लड़े हैं पिछले जो है, चाहे वो देश का चुनाव हो, चाहे वो अभी पिछले 5 राज्यों के चुनाव हो, जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले लोग जो हैं, पूरे तरीके से सारे मुद्दों से ध्यान भटकाकर पूरे तरीके से ध्रुवीकरण के ऊपर इनका जो है फोकस हो गया है। जो देश के विकास की बात थी, रोजगार की बात थी, भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात थी, वो आज जो है लव जिहाद पे, 3 तलाक पे, गौ हत्या पे, राम मंदिर के नाम के ऊपर जो है पूरे देश के अंदर जो है चर्चा उन्होंने चलाना चालू कर दिया है। और सारे मुख्य जो मुद्दे हैं जिनके आधार पर चुनाव लड़ गए थे, उससे उन्होंने पूरे तरीके से ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश इनकी जारी है। और लेकिन इस लोकतंत्र को जो साथ में लोकतंत्र के ऊपर भी इनका जो रवैया